नमस्कार। आप देख रहे हैं बीक्यू प्राइम हिंदी और मेरे साथ आज हैं दिनशो ईरानी, सीईओ हीलियोस कैपिटल के। दिनशो, धन्यवाद बीक्यू प्राइम हिंदी में आज बीक्यू प्राइम हिंदी से बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल है कि आज अगर आप इस साल के मार्केट्स को देखें, आउटफ्लोज हुए हैं अभी तक, फॉरेन आउटफ्लोज $2 बिलियन के। आपको कैसे लगता है कि 2023 कैसे पैन आउट करेगा? सुजीत जी, धन्यवाद आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए और आपके दर्शकों को भी शुभकामनाएं। सुजीत जी, ऐसा है कि अभी एफआई का जो आप देखें, अगर तो लास्ट ईयर भी जुलाई तक काफी सेलिंग की थी उन्होंने, और उसके बाद उनकी एक्चुअल बाइंग आई और वो भी शायद नवंबर मिडिल तक बाइंग हुई और फिर बाद में टेपर ऑफ हो गई और सेलिंग स्टार्ट हो गई। वो सब टाइमिंग जो थी वो थी चाइना ओपनिंग के साथ। तो चाइना काफी शट था, बड़े इश्यूज थे। अक्टूबर एंड में चाइना ने बोला कि अच्छा भाई बहुत हो गया, मैं तो अभी पूरा खोल रहा हूँ, कोविड वर्ल्ड, अभी जो करना है कर लो, मैं आई एम ओपनिंग अप द इकोनॉमी, राइट। सो वो करके वहां से हमारे फ्लोज स्टार्टेड गेटिंग नेगेटिव, तो इसलिए इंडिया के जो फ्लोज थे मूव टुवर्ड चाइना। एंड फ्रैंकली जो अंडर परफॉर्मेंस देखे आप चाइना का, अक्टूबर तक चाइना वाज डाउन 44% और इंडिया वाज आई थिंक 7-8% डाउन था कुछ उस समय। रीजन वाज डाउन 34%। सो उसके चलते चाइना काफी अंडर परफॉर्म किया था रीजन को और वो पिकअप ट्रेड हुआ उसके बाद। लेकिन आप अगर जो अब देखें, चाइना अब 47% हो गया है और इंडिया अभी भी फ्लैटिश है, -3 या -4% होगा शायद। तो वैसा करके हुआ है इसलिए। और जनवरी में $2 बिलियन आउटफ्लो हो गया ऑलरेडी। तो अगर जो ऐसा देखें आप, तो हमें तो ये लगता है कि प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ या उसके बाद के महीने में आपके फ्लोज स्टेबलाइज हो जाएंगे इंडिया के लिए और अगेन विल स्टार्ट करेंगे। बिकॉज चाइना का जो आउट परफॉर्मेंस है डन एंड डस्टेड हो गया, लेकिन उनके जो प्रॉब्लम्स है, जो रियल एस्टेट का प्रॉब्लम है द वे, और दूसरा जो गवर्नमेंट डील करती है अपने बिग कंपनीज के साथ, आईटी कंपनीज के साथ, वो सब तो सॉर्ट आउट होता नहीं है इजीली से। इसलिए हमें लगता है कि वापस आ जाएगा। और जियो पोलिटिकल टेंशन तो है ही है विद ताइवान, सो दैट ऑल्सो मे प्ले आउट एट सम पॉइंट। आपको लगता है कि 2023 में सेंसेक्स या निफ्टी पॉजिटिव रिटर्न दे पाएगा? जी बिल्कुल दे पाएगा, लेकिन हमें पहले ये लगता है कि 2023 पहले हाफ में बाजार मोरलेस अपना फ्लैट लाइन रहेगा, क्योंकि दुनिया का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम है अभी आपको लग रहा है, हमें लगता है कि सॉल्व इंडिया के लिए तो हो गया सॉल्व। एक्चुअली आप देखेंगे तो आरबीआई को कोई जरूरत नहीं थी रेट हाइक करने की, बट बिकॉज यूएस करे जा रहा है तो इसलिए इंडिया को अपना रुपी संभालने के लिए आपको रेट हाइक करना ही पड़ता है, नहीं तो कैरी ट्रेड में इंडियन रुपी विल गेट हिट। तो इसलिए उनको करना ही पड़ता है। पर आप अगर जो ग्लोबल का इशू देखें तो अभी के लिए लग रहा है कि इन्फ्लेशन स्टेबलाइज हो गया है। इनफैक्ट फेड का भी आप सुनते स्पीच, तो वो बोलते हैं कि 25-25 बिप्स ले लेंगे दो ट्रांचेस में, एंड दैट्स इट, दे विल कीप इट देयर। पर उस लेवल पे रखेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल इन्फ्लेशन कम्स आउट। चाइना खुलने के चलते, खुलते चलते कमोडिटी प्राइसेस स्ट्रेंथन होने चालू हो गए हैं। यूएस का डॉलर जो इतना स्ट्रांग था, जिसके हिसाब से यूएस कुड इंपोर्ट इन चीपर गुड्स, वो अभी डॉलर ऑल्सो स्टार्टेड वीकनिंग फ्रॉम दोज लेवल्स। प्री कोविड से तो अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन वो दोज लेवल से काफी गिरना चालू हो गया है सच। सो वो सब इतना अच्छा नहीं होता इन्फ्लेशन के लिए फॉर यूएस एंड फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस मूविंग अप अगेन, आपके जो हमारे इन्फ्लेशन होगी वो भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ, और हमें ऐसा लग रहा है कि अगले 6 महीने में शायद ये इवन आउट हो जाएगा एंड दुनिया फिर वापस एक लेवल पे आ जाएगी। इसलिए हमें लग रहा है कि पहला 6 महीना फ्लैट लाइन रहेगा हमारा बाजार, बिकॉज इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ काफी है हमारे बाजार में। तो गिरेगा तो नहीं, लेकिन एक टाइम करेक्शन सा दे देगा। उसके बाद जो होगा वो तो हमें लग रहा है कि ऑब्वियसली पॉजिटिव ग्रोथ ही देगा। दिनसो जी, आपने अपने मॉडल पोर्टफोलियो को कैसे चेंज किया पिछले साल के मुकाबले? कुछ चेंजेस हुए हैं? कौन से सेक्टर्स पे आप फोकस कर रहे हैं इस बार? जी देखिए, हम हमारा जो पहले हमने जो जब चालू किए थे तब हमारा 3 बेसिक फोकस थे हमारे पोर्टफोलियो के। एक था सॉरी अपना फाइनेंस सेक्टर, एनबीएफसी एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक मेनली, वो था। वो आज की तारीख में हमारे पास अराउंड 42% कुछ होगा। दूसरा हमारा था कंजम्पशन सेक्टर। अगेन यहाँ पे हम एफएमसीजी नहीं देखते थे, हम मेनली स्मॉल टिकट डिस्क्रिशनरी स्पेंड देखते थे, एस्पिरेशनल स्पेंड देखते थे, ये सब देखते हैं। तो वहां पे भी हमारा वेट इज अराउंड 41-42% होगा, 41-42% होगा। तीसरा जो था हमारा, जहां पे मेजर चेंज हुआ है, क्योंकि अर्लियर ये 3 सेक्टर्स में वन थर्ड लिटरली डिस्ट्रीब्यूट रहता था,
तो तीसरा हमारा था एक्सटर्नल फेसिंग सेक्टर, मेनली आईटी होता था उसमें। तो वो हमने आईटी को तो अभी हमने जीरो कर दिया है, बिकॉज हमें यही लगता है कि ग्लोबली जब प्रॉब्लम्स रहेंगे और सारे जो एक्सटर्नल फेसिंग कंपनीज हैं, जैसे आईटी वाले तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड पे ही काम करते हैं इन ग्लोबल मार्केट, तो वहां पे थोड़ा एक प्रेशर दिखेगा आपको, इसलिए हम वहां पे हमारा वेट इज अराउंड 7-8% है सर। तो वैसे करके हमने काफी वो किया, अब rationalize आपने किया। एक अच्छी बात की कि ये जो आईटी एंड एक्सटर्नल सेक्टर में आपने अपना एक्सपोजर कम कर दिया ग्लोबल ट्रेंड्स को चलते हुए। क्या आपको लगता है कि इंडियन आईटी कंपनीज जो डबल डिजिट ग्रोथ कर रही थी लास्ट ईयर और इस साल भी करेंगे FY23 में, FY24 में जाते हुए वो डबल डिजिट ग्रोथ जो है वो 8 से 10% के बीच में नीचे बैंड में आ जाएगा? जी, मुझे तो उल्टा कम ही लगता है। तो आप देखिए, FY22 में 16-17% ग्रोथ था उनका कांस्टेंट करेंसी में, जो कि आज की तारीख में जो फ्रंट लाइन कंपनीज हैं वो अराउंड 10-11% ग्रोथ की बात हो रही है वहां पे। और आप आगे चल के देखेंगे तो हमें तो ये लगता है कि मिड सिंगल डिजिट्स के आसपास ग्रोथ आ सकती है, बिकॉज एक्चुअल जो बजट्स लेआउट होंगे वो अभी चालू होंगे फॉर फ्यूचर। तो इसलिए आपको मार्च क्वार्टर के साथ आपके नंबर्स के साथ आपको दिखेगा कि क्या हो रहा है। और दूसरा, आप हमारी कंपनी के रिजल्ट भी देख लीजिए, ठीक ही आए हैं, कोई इतने खास नहीं आए थे, ठीक रिजल्ट आए थे, लेकिन खराब नहीं थे। अच्छी बात ये थी कि खराब नहीं थे। पर आप उसके जब कंपोनेंट्स देखेंगे वो रिजल्ट के, लाइक आपका यूटिलाइजेशन लेवल्स हैव कम डाउन, तो बेसिकली आपकी बेंच बढ़ गई है। दूसरा, आपके जो टॉप एंड कस्टमर्स हैं वहां पे आपका स्लो डाउन दिखना चालू हो गया है। हायरिंग, नेट हायरिंग आपकी बहुत ही कम हो गई। इनफैक्ट इन द केस ऑफ टीसीएस तो जीरो हो गई थी, इनफैक्ट जीरो मतलब नेगेटिव थी। और एक चीज आपको ध्यान रहे कि ये नेगेटिव ग्रोथ जो एम्प्लॉयज में दिखाई है टीसीएस ने, वो पहली बारी शायद दिखाई होगी फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर लिस्टिंग है सर। सो इसलिए काफी स्केरी डेटा पॉइंट्स है ये सारे। सो मार्जिन में शायद उनको थोड़ा लीवे मिल जाएगा, बिकॉज मैन पावर कॉस्ट जो उनका बड़ा सबसे बड़ा रहता है वहां पे थोड़ा प्रेशर कम हो गया है, तो इसलिए मार्जिन दे मेंटेन, बट टॉप लाइन में तो ऑब्वियसली देयर बी इशू गोइंग फॉरवर्ड। दो सवाल है मेरे। एक है कि आपने बोला कि फॉरेन फ्लोज 1-2 महीने में वापस रिस्टोर हो जाएंगे, तो उनके ट्रिगर क्या रहेंगे? और अगर क्या अर्निंग्स की फैक्टर रहेगा उस फ्लोज का जो रेस्टोरेशन है उसके लिए? और दूसरा जो है वो किस सेक्टर्स की तरफ जा सकता है वो फ्लो? कि एक तो मैं बेसिक ट्रिगर जो रहेगा वो मैक्रो ट्रिगर ही रहेगा। जैसे मैंने हमारा हमें तो ये लगता है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ मीडियम टू लॉन्ग रन में सबसे ज्यादा दुनिया का प्रॉब्ली नंबर 1 रहेगा इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ है सच। आज की तारीख में इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और हमें लग रहा है कि भाई 2028 या 2029 तक हम तो 3rd लार्जेस्ट हो जाएंगे, अनसीटिंग जर्मनी और जापान ऑन द वे। तो इसलिए अगर ये इतनी बड़ी इकोनॉमी ये पेस पे ग्रो होती है, तो ऑब्वियसली ग्लोबली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इग्नोर नहीं कर सकते। एफडीआई और एफआईआई दोनों को देखना पड़ेगा इंडिया को, तो दैट इज वन। और अगर जो ये ग्रोथ आ रही है, तो ऑब्वियसली ये ग्रोथ आ रही है बिकॉज आपकी डोमेस्टिक कंपनियां ग्रो हो रही है इन अ वेरी हेल्दी मैनर। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वहां पे अर्निंग, जैसे आपने बोला, वो भी ऑब्वियसली पिकअप हो जाएंगी टू एन एक्सटेंट। और तीसरा आपने बोला सेक्टर्स का, तो सेक्टर्स का तो ऐसा है कि अगर जो आप ग्लोबली ट्रेंड देखें, मतलब आप कोई भी इकोनॉमी देखें जो 2 की 5 हुई थी, जैसे यूएस हुआ था मिड 70s टू मिड 80s के अंदर 2 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन मूव हुआ था, या तो चाइना हुआ था जो 2000 शुरुआत में, 2000 के शुरुआत में मिडिल ऑफ 2000 तक 5 ट्रिलियन हो गया था, 2 का 5। इंडिया का आप अगर जो देखें, और उन सब में जो सेक्टर जो मेजर मूव हुए थे वो थे बैंकिंग सेक्टर। और इंडिया में तो हमारे बहुत ही वाइब्रेंट सेक्टर है ये वाला, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक काफी हमारे दिग्गज है इस मामले में इन कंज्यूमर फेसिंग। और एक चीज होती है, जब जीडीपी मूव होता है तो 2 रीजन से होता है, एक तो केपेक्स होता है, मेन जो होता है वो कंजम्पशन होता है, बिकॉज डोमेस्टिक कंजम्पशन तक किक इन नहीं होता, आपका जीडीपी में इतना जोरों का मूव नहीं आता। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन, फाइनेंशियल, तो यही सब होते हैं, बैंक्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मेनली होते हैं, और एनबीएफसीज होते हैं। सो ये हमें लग रहा है कि अच्छा करेगा। और दूसरा, ऐसे मैंने बोला कि कंजम्पशन हैज टू पिक अप, तो यहाँ पे भी आपके जैसे ही डिस्क्रिशनरी आपका जो पर कैपिटा जीडीपी नंबर्स होते हैं, जैसे मूव होने ऊपर चलते हैं, तो ऑब्वियसली इंसान अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छे जूते पहनेगा, अच्छी घड़ियां लेगा,
तो गोल्ड लेगा, ज्वेलरी लेगा, तो वो सब आई थिंक ये डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स विल बी द वन विच विल पिक अप। सो ये दो सेक्टर्स हैं जहाँ पे मेन। आखिर में दिनशो जी, बजट आ रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी चैलेंजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू फिस्कल रूम जो गवर्नमेंट के पास है। इलेक्शन भी आ रहे हैं, 8 स्टेट्स के इलेक्शन हैं, अगले साल जनरल इलेक्शन है। आपको क्या लगता है कि फोकस कहाँ रहेगा गवर्नमेंट का, किस साइड में रहेगा? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा कि वो मिडिल क्लास को समझती है, क्योंकि वो मिडिल क्लास से है। तो क्या मिडिल क्लास के लिए कुछ आपको इंसेंटिव्स दिखेंगे, और वो इंसेंटिव्स क्या फिस्कल रूम के अंदर आ सकते हैं? तो जी एक्चुअली आप ये देखिए कि ये जो बजट होगा वो प्रॉब्ली आखिरी बजट होगा बिफोर जनरल इलेक्शन, जो फुल बजट होगा, क्योंकि अगली बार तो आपको सिर्फ अकाउंट्स पेश करने पड़ेंगे और थोड़ा टिंकरिंग होगा अगले बजट में। पर ये एक है जो जो सबसे आखिरी बजट है जो फुल होगा। तो यहाँ पे हमें ये लगता है कि पॉपुलिस्ट मेजर्स काफी होंगे रूरल सेक्टर के लिए या डाउन ट्रॉडन के लिए, ये सब होगा। लेकिन पॉपुलिस्ट मेजर्स जो है वो एक हद तक अनाउंसमेंट के लिमिट हो जाए, मतलब ज्यादा एक्सपेंडिचर ना हो वहां पे, तो अच्छा है, क्योंकि हमारा डेफिसिट ऑलरेडी काफी वो है। और दूसरा आप ये देखिए कि लास्ट ईयर मतलब FY23 एक्चुअली नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ काफी अच्छा था, 16% के आसपास है, 15.5-16 के आसपास रिपोर्ट होगा। पर FY24 का जो है नॉमिनल जीडीपी, बिकॉज इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा, तो उसके चलते हमें लगता है कि 10-11 के आसपास रिपोर्ट होगा। तो फिस्कल रूम इटसेल्फ जो होता है कंसोलिडेशन का, वो काफी कम हो जाता है, बिकॉज आपके जो नंबर्स होते हैं टैक्स के कलेक्शन के, रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह के, वो नीचे आ जाते हैं एज कम्पेयर टू द नॉमिनल जीडीपी। तो इसलिए हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट को फोकस केपेक्स पे रखना ही चाहिए। और मेनली 3 सेक्टर होते हैं केपेक्स के, रेलवे होता है, डिफेंस होता है और रोड्स होते हैं। या ये 3 मेन सेक्टर होते हैं जहाँ पे डिफेंस का फोकस, आई मीन गवर्नमेंट का फोकस होगा केपेक्स का। और दूसरा हमें ये लग रहा है कि एक्चुअली आप कैपिटल गेन्स के साथ कुछ टिकर मत कीजिएगा, बिकॉज बाजार का अभी हालत बहुत ही नाजुक है। तो इसलिए थोड़ा भी अगर टिंकरिंग होगा तो वहां पे काफी करेक्शन आ सकता है मार्केट में। बहरहाल ऐसे लग रहा है कि ये बजट मोरलेस न्यूट्रल ही रहेगा रादर देन एनीथिंग एल्स। दिनशो जी, धन्यवाद आज बीक्यू प्राइम हिंदी से बात करने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू। धन्यवाद सुजीत जी, थैंक यू।